मैं कुछ छड़ी घुमाऊं और मैजिक हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। और ऐसा कुछ दुनिया में होता ही नहीं है ना। लंबा प्रेडिक्शन करना किसी के बस में नहीं है। लेकिन रिलेशनशिप प्रॉब्लम के लिए मैंने देखा है कि लोग पैसे फेंकने को तैयार है। उससे मतलब क्या इफेक्ट आता है इंसान? जैसे मेरे और क्लाइंट के बीच में कार्ड्स, तो एक ट्रायंगुलर एनर्जी कनेक्ट होती है और उसके बाद रीडिंग स्टार्ट होती है। लोगों ने ये भी सुना ये जो साल है 2024 ये शनि का, जी बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग नंबर्स है 1, 3, 6 एंड 9। 1 सन का है, ठीक है। 3 आपका है जुपिटर का, 6 है वेनस का और 9 है मार्स का। ये टाइम आप यूटिलाइज कीजिए उन चीजों को रेक्टिफाई करने में, सुधारने में, तो आने वाला जो टाइम है वो फिर आपको बेटर देके जाएगा। आज की डेट में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो रिलेशनशिप है। हमारे मैक्सिमम जो इश्यूज हम फेस कर रहे हैं वो 80% हमारे चाइल्डहुड से ही आ रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू डीएस पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ प्रीति। टैरोट कार्ड रीडिंग के बारे में हम लोगों ने बहुत बारी सुना है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी देखे वो जो बहुत वायरल भी हुए हैं। जो कार्ड रीडिंग के बारे में हम लोग को बहुत सारा कुछ नहीं पता होता है। आज उसी बारे में डिटेल्स में जाने का आज हमारे गेस्ट है दीप्ति गर्ग जी। आज हमारे साथ है जो एक टैरोट कार्ड रीडर है, वास्तु कंसल्टेंट है और एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी है। दीप्ति जी, आपको वेलकम, बहुत बहुत वेलकम हम लोग के डीएस पॉडकास्ट में। आप कैसे, पहले ये बताइए। मैं ठीक हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनफैक्ट यहाँ पे आके कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका मिला यहाँ पे आके खुद को प्रेजेंट करने का और आप लोग के साथ काम करने का। कार्ड रीडिंग के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी है, बहुत कुछ सुना है, लेकिन जब तक किसी का कार्ड के बारे में जो कॉन्सेप्ट है, जब तक वो क्लियर नहीं होता तब तक जानने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो फर्स्ट जो मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, ये टैरोट कार्ड रीडिंग मतलब कैसे होता है? टैरोट कार्ड एक्चुअली होता क्या है, जिससे कार्ड से हम लोग किसी का फ्यूचर या फिर आगे जिंदगी में क्या होने वाला है वो एग्जैक्ट आप लोग बताते हैं? राइट। तो टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में काफी सारे मिथ्स भी रहे हैं क्योंकि ये काफी पुराना कल्चर रहा है और ये आया है वेस्टर्न से। ये हमारे इंडिया में था नहीं, ये शुरू हुआ है वेस्टर्न कल्चर से। तो मैं थोड़ा सा जिसमें ही आपको बताऊंगी। टैरो कार्ड रीडिंग एक्चुअली कोई कैलकुलेटिव साइंस नहीं है। जैसे अपार्ट फ्रॉम जैसे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, जिसमें हम एक प्रॉपर स्टडी करते हैं और एक कैलकुलेशन सेट करते हैं कि इतने कैलकुलेशन में कोई भी इवेंट हुआ होगा या किसी का बर्थ हुआ होगा तो शायद ये इवेंट्स उसके लाइफ में हो सकते हैं। बट टैरो में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कंप्लीटली प्रेडिक्टिव साइंस है। इट कम्स फ्रॉम इंट्यूशन। और ये इंट्यूशन हम कहाँ से करते हैं? जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो सबसे पहले हम उसकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हम उसी के एनर्जी से उसकी रीडिंग लेते हैं। हम उसके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी को टैप करते हैं, कार्ड के साथ कनेक्ट करते हैं और उसके बाद रीडिंग करते हैं। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि टैरो कार्ड रीडिंग कोई रेमेडीज नहीं है, ये एक गाइडेंस टूल है। आप इससे फ्यूचर समझ सकते हो और गाइडेंस भी ले सकते हो अपने फ्यूचर को बेटर करने के लिए, या कोई भी गलतियां आपसे हो रही है तो उन गलतियों को सुधारने के लिए। और एक और खास बात बताना चाहती हूँ, बहुत से लोग हमेशा ये जानना चाहते हैं कि 20 साल बाद मेरी जिंदगी में क्या होगा, 10 साल बाद मेरी जिंदगी में क्या होगा। तो ये भी एक मिथ है कि मैं आपको बता दूं कि इतना लंबा प्रेडिक्शन करना किसी के बस में नहीं है। स्पेशली टैरो कार्ड रीडिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हमेशा नियर फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, 1 से 2 ईयर्स मैक्सिमम। उसके बाद की प्रेडिक्शन भी हो सकती है शायद, बट दैट कैन नॉट बी एक्यूरेट। इट मे बी एक्यूरेट बट मे नॉट बी एक्यूरेट, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हर इंसान की लाइफ की एनर्जी चेंज होती रहती है। आज हम जो कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारी लाइफ चल रही है। अब सपोज मैंने आपको कोई गाइडेंस दी, कुछ भी मैंने आपको गाइड किया कि आप ऐसे करो, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करो। अगर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते हो, सही तरीके से कुछ काम करते हो, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी चेंज होगी। जब आपकी एनर्जी चेंज होगी तो आपका फ्यूचर कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा। इसलिए कोई भी प्रेडिक्शन हम नहीं करते हैं कि 5 साल बाद ऐसा होगा, 10 साल बाद ऐसा होगा। एग्जैक्टली मतलब जैसे आपने कहा कि 1-2 साल तक आप लोग एक्यूरेट बता सकते हैं, उसके बाद मतलब जो लॉन्ग टर्म में जो लोग जानना चाहते हैं उनका एक्यूरेट नहीं आता है। हाँ। तो यहीं पर मेरा एक सवाल है, जैसे हम लोगों ने अभी बहुत सारे वीडियोस भी देखे हुए हैं कि एकदम एक्यूरेट बताते, एकदम स्पॉट ऑन बताते कि ऐसा ऐसा होने वाला है। हाँ। एक कार्ड चूज करने से इंसान कैसे किसी की डेस्टिनी बता सकता है? देखिए, एक्चुअली जैसे कि मैंने कहा कि हम किसी की सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी को ही टैप करते हैं, ठीक है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम लोग अवचेतन मन कहते हैं, वो बहुत बड़ा है। उसके अंदर पास्ट लाइफ की मेमोरीज भी है और उसके अंदर ताकत है कि वो अपने फ्यूचर को भी मटेरियलाइज होते हुए देख सके। राइट। तो हम जब उस इंसान की सबकॉन्शियस को टैप करते हैं तो हमें उसका फ्यूचर दिखता है और वो कार्ड्स के थ्रू से दिखता है। कार्ड्स एक तरह से इंट्यूटिव साइंस तो है ही, टैरो कार्ड में इंट्यूटिव साइंस है। तो हमें जो हम लोग वो एनर्जी इन्वोक करते हैं, एंजेलिक
एनर्जीज को इन्वोक करते हैं और उसके बाद कार्ड्स निकालते हैं, तो हमें डेफिनेटली समझ में आता है, एक गाइडेंस हमें मिल जाती है कि क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, और उस पॉसिबिलिटीज के ऊपर अपने इंट्यूशन को बेस करके हम रीडिंग करते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस क्या होता है, मतलब कार्ड चूज करने का पहले का प्रोसेस क्या रहता है? देखिए, अभी तो हम जो न्यू मॉडर्न टाइम के जो रीडर्स हैं, हम लोग हमेशा कभी भी क्लाइंट को नहीं टच करने देते हैं कार्ड, हम लोग खुद ही रीडिंग करते हैं। तो सबसे पहले जब क्लाइंट आता है तो हम लोग उसकी एनर्जी को टैप करते हैं, उसके लिए हम लोग एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। दोनों, मतलब क्लाइंट और आप नहीं, दोनों? क्लाइंट नहीं करता है, क्योंकि क्लाइंट तो हर तरह के आते हैं, तो उनको मैं बताऊंगी तो वो नहीं कर पाएंगे। हम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और कार्ड को सबसे पहले क्लींजिंग करते हैं। क्लींजिंग इसलिए किया जाता है, कार्ड क्लींस रहते हैं लेकिन फिर भी हर क्लाइंट के पहले हम क्लींजिंग करते हैं कि बाय चांस पुराने कोई रीडिंग का कोई भी नेगेटिव ट्रेट्स रह गया हो तो वो निकल जाए। और हर कार्ड रीडर के अपने मेथड्स होते हैं क्लीन करने के लिए। कोई धूप बत्ती से करते हैं, कपूर से करते हैं, क्रिस्टल से करते हैं, एनर्जी हीलिंग प्रोसेस से करते हैं, फिर होली वाटर, बहुत तरीके से किया जाता है क्लींजिंग, जिसका जो मेथड होता है। तो कार्ड को क्लींजिंग कर लिया, सारा एनर्जी हमने रिलीज कर दिया, किसी की कोई एनर्जी उसमें नहीं है, हम अपनी एनर्जी तक को उसमें से रिलीज कर देंगे। क्योंकि अगर हम अपनी एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे तो समझिए कि क्लाइंट मुझे कुछ बता रहा है अपने बारे में, एंड आई एम बिकमिंग जजमेंटल ओवर दैट क्लाइंट, जो कि नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है कि रीडिंग गलत आए, तो हमें अपनी एनर्जी को भी डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा और क्लाइंट की एनर्जी को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम कमांड देते हैं कि थोड़ी देर के लिए जब तक क्लाइंट रीडिंग लेगा तो क्लाइंट की ही एनर्जी कार्ड में कनेक्ट हो जाए। और उसके बाद एक ट्रायंगुलर बेसिस में एनर्जी कनेक्ट होती है, जैसे मेरे और क्लाइंट के बीच में कार्ड, तो एक ट्रायंगुलर एनर्जी कनेक्ट होती है और उसके बाद रीडिंग स्टार्ट होती है। ओके, जैसे आपने कहा कि कभी कभी गलत भी हो जाता है कार्ड्स की एनर्जी, या फिर कार्ड्स अगर एक तरह से कहते हैं चार्ज अगर नहीं हुआ होता तो गलत भी आ जाता है वो। अगर सही तरीके से क्लींजिंग नहीं हुआ होगा तो गलत आ सकता है। अच्छा, इसलिए क्लींजिंग इज वेरी मैंडेटरी। हर टैरो रीडर को पता है कि क्लींजिंग करना एक बहुत ही मैंडेटरी प्रोसेस है। हर रीडिंग के पहले आपको क्लींजिंग करना ही है। अच्छा, अगर कभी ऐसे होता है कि अगर क्लींजिंग सही से नहीं हुआ हो, अगर कुछ गलत प्रेडिक्शन आ गया है, तो वो आप तुरंत समझ जाते हैं कि ये गलत आया, या फिर? देखिए, ऐसे मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है, आज मेरा 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मैंने ऐसी कोई गलती की भी नहीं है। लेकिन शायद नॉविस लोग करते भी होंगे तो गलतियां होती होंगी, तो समझना ना समझना भी क्लाइंट के कैपेबिलिटी, मतलब रीडर की कैपेबिलिटी पे है, ऊपर है। हाँ, कि वो एक्चुअली समझ पा रहा है कि नहीं, कि कुछ गलतियां हो रही है, या जैसे क्लाइंट जो बता रहा है उसके साथ बातें रेजोनेट नहीं हो रही है मे बी, तो वो समझ में आ जाता है। अच्छा, ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है, ये तो आपने जैसे बोला कि एकदम अभी मॉडर्न वे से आया है हम लोग के कल्चर में, इंडिया में बेसिकली। तो ये टैरो कार्ड रीडिंग के साथ आपने कहा कि आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी है, तो नंबर्स का और टैरो का कुछ नंबर्स और टैरो का रीडिंग वाइज कोई कनेक्शन नहीं है, बट जैसे जो नंबर्स होते हैं तो कार्ड के भी अपने कुछ नंबर्स होते हैं। तो वो उस नंबर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर स्पेशली हम लोग कोई सिग्निफिकेटर कार्ड निकालते हैं, सिग्निफिकेटर कार्ड इन द सेंस कि जो हमारे पास रीडिंग करने आए हैं, या तो वो किसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उनके बारे में समझने के लिए हम लोग कई बार सिग्निफिकेटर कार्ड निकालते हैं। तो सिग्निफिकेटर कार्ड का जो नंबर होता है, अगर जो कार्ड आया है, तो हम लोग उसके ऊपर बेस करके उस आदमी का नेचर को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट पर्सन। तो वो नेचर उस नंबर से कनेक्टेड होता है। तो वहां थोड़ा सा एक माइल्ड कनेक्शन है टैरो और न्यूमरोलॉजी का, अदरवाइज रीडिंग वाइज कोई कनेक्शन नहीं है। वो जो आपके पास आते हैं जो क्लाइंट्स, उनका जो पावर रहता है, फिर उनकी जो एनर्जीज रहती है, उसी से कनेक्ट होता है टैरो कार्ड? बिल्कुल, उसी से कनेक्ट होता है। उसके पहले आपको मेडिटेशन करना पड़ता है ताकि कनेक्टेड हो जाए। तो काफी स्पिरिचुअल है ये। हाँ, डेफिनेटली इट इज स्पिरिचुअल है, ये ऑकल्ट का ही पार्ट है। ओके, और ये जो आपने न्यूमेरोलॉजी की बात की, जैसे आजकल हम लोग बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं जहाँ पर मूलांक का बहुत जिक्र आता है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। मूलांक से कितना कनेक्टेड है टैरो कार्ड, मतलब जो बर्थ डेट है उससे कुछ कनेक्शन रहता है? टैरो कार्ड का बर्थ डेट से कोई कनेक्शन नहीं है, बस जब जो क्लाइंट आता है तब उसका डेट ऑफ बर्थ भी इसलिए लिया जाता है कि उसकी एनर्जी करेक्ट हो सके। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही माइल्ड कनेक्शन है टैरो और न्यूमरोलॉजी का। दैट डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सा कार्ड निकाल रहे हैं, उस कार्ड का नंबर क्या है। तो उस कार्ड का जो नंबर है उसके बेस, अगर फॉर एग्जांपल समझिए जो कार्ड आपने निकाला उसका नंबर 1 है, तो 1 में सन की एनर्जी रहती है। तो हम अगर उस इंसान के कैरेक्टरिस्टिक को समझने की कोशिश करेंगे, डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि इसकी पर्सनैलिटी क्या है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि 1 की पर्सनैलिटी इस बंदे के ऊपर है। हाँ,
तो ये समझने के लिए सिर्फ। थोड़ा नंबर्स के बारे में और डिटेल्स में जानेंगे। जैसे बिल्कुल, मैं नंबर्स के बारे में बताती हूँ। जैसे आपने मूलांक के बारे में कहा, उसे हम इंग्लिश में साइकिक नंबर भी कहते हैं, बर्थ नंबर, साइकिक नंबर, या आजकल ड्राइवर नंबर भी कहते हैं। और इसके अलावा एक और नंबर होता है जिसको हम डेस्टिनी नंबर या कंडक्टर नंबर कहते हैं। दोनों में फर्क क्या है? ये दोनों नंबर इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। एक होता है जो हमारे डेट ऑफ बर्थ से डिराइव होता है। जैसे समझिए किसी का डेट ऑफ बर्थ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा डेट ऑफ बर्थ 14 है, तो हम लोग हमेशा नंबर्स को सिंप्लीफाई करके लेते हैं, कंपाउंड में नहीं लेते हैं। तो इट बिकम्स 1 + 4 = 5। तो 5 हो गया मेरा बर्थ नंबर, दैट इज माय साइकिक नंबर और ड्राइवर नंबर। So this number is the basic is analyzed to know my basic characteristics, my negative traits, positive traits, my strengths, weakness, and what I am all about, my personality. ये नंबर इस चीज को अच्छे से डिफाइन करता है। अगर ड्राइवर नंबर, अगर कोई हमारे पास क्लाइंट आता है और हमें नंबर ही बता दे, तो हम उस नंबर के बेसिस पे उसका पूरा पर्सनैलिटी एनालाइज कर सकते हैं और वो सही होता है। ठीक है। एक होता है कंडक्टर नंबर, ठीक है, वो हमारा डेट, मंथ और ईयर का जो सम होता है, उसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो उसमें एक और नंबर आएगा, तो वो नंबर होता है डेस्टिनी नंबर। वो डेस्टिनी नंबर का मतलब होता है कि लाइफ पर्पस, किसी भी इंसान का एक लाइफ पर्पस होता है, वो क्यों आया है इस दुनिया में। ठीक है। एक तो उसकी पर्सनैलिटी है, उसका 70% इफेक्ट होता है किसी भी इंसान की लाइफ में, पर 30% इफेक्ट होता है डेस्टिनी नंबर का। तो क्योंकि उसका लाइफ पर्पस क्या है, उसको ये भी समझना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है कि उसकी पर्सनैलिटी जैसी है उसकी डेस्टिनी भी वैसी होगी। ठीक है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली डेस्टिनी नंबर का इफेक्ट जो होता है, 30% उसका इन्फ्लुएंस होता है किसी के लाइफ के ऊपर, और 30 इयर्स के बाद वो ज्यादा एक्टिव होता है। 30 इयर्स के बाद जी, कंडक्टर नंबर वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, डेस्टिनी नंबर। जी। उससे मतलब क्या इफेक्ट आता है इंसान? क्योंकि इंसान जैसे 30 इयर्स के पहले तो ठीक है, वो उतना ज्यादा फोकस नहीं होता है लाइफ में। ठीक है। अब उसका मेन फोकस होता है आफ्टर 30-35 के बाद में भी शादी हो गई, करियर सेट करना है, तब उस नंबर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो जाता है कि उस वक्त वो उसी दिशा में सोचता है। एक आप देखिए, अगर 30 इयर्स के पहले कोई आदमी की सोच जैसी होती है, उसके बाद उसकी सोच कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है? बिकॉज उसका इन्फ्लुएंस अब दूसरे नंबर के थ्रू से आ गया है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और चीज मैं बता दूं न्यूमरोलॉजी के बारे में, कि 9 ही नंबर्स होते हैं, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में 9 ही नंबर्स मौजूद है, 1 से लेकर 9 तक। 9 के बाद सब रिपीटेड नंबर्स है, जैसे 1 + 0 10, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 2, ऐसे करके वो नंबर्स रिपीट ही होते रहते हैं। तो ये 9 नंबर्स ही सारे के सारे जो है, ये सारे ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स नहीं होते हैं, कुछ वीक नंबर्स भी होते हैं, कुछ एवरेज नंबर्स भी होते हैं। तो स्पेशली जिनके वीकर नंबर्स है, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमरोलॉजी को कंसीडर करना। जैसे 4 और 8 जो वीकेस्ट नंबर्स होते हैं न्यूमरोलॉजी में, 4 राहु का होता है और 8 होता है शनि का। तो ये न्यूमरोलॉजी में वीकेस्ट नंबर्स होते हैं। तो जिनके ये नंबर्स है बर्थ नंबर में, उनके लिए तो न्यूमरोलॉजी, मेरे पास क्लाइंट्स भी, अगर मैं बोलूं कि न्यूमरोलॉजी के जो क्लाइंट्स है, तो 70% मेरे पास 8 और 4 वाले ही आते हैं, क्योंकि चैलेंजेस उनके लाइफ में ज्यादा आता है। राइट। और हम लोगों ने ये भी सुना, ये जो साल है 2024, ये शनि का, जी बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि इसका 2 + 2 + 4 becomes 8 शनि का साल है। एक्सपीरियंस है मेरा जो मैं करती आ रही हूँ, तो इतने चैलेंजेस हुए हैं जो लोगों के लाइफ में आज तक नहीं हुआ, वो अब हो रहा है। जी, तो इस साल काफी चैलेंजिंग रहा है, करियर वाइज, पर्सनल वाइज भी है, रिलेशनशिप वाइज भी है, बट मोस्टली करियर वाइज लोगों के लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहा है ये। जी। और आपने कहा कि जैसे बहुत वीक नंबर्स है 4 और 8, 4 और 8 सबसे वीक। स्ट्रॉन्ग नंबर्स है 1, 3, 6 and 9। 1, 3, 6 and 9। हाँ, इनकी क्या एनर्जीज होती हैं? 1 सन का है, ठीक है, 3 आपका है जुपिटर का, 6 है वेनस का, और 9 है मार्स का। ओके, तो ये जो आने वाला साल है, हम लोग बहुत बार सुन रहे हैं कि नंबर 9 के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि 2025 जो है प्लस करके आ रहा है, 9 आ रहा है। जी, तो मंगल का है। देखिए, मंगल में भी अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि वो आखिरी नंबर होता है, तो उसको हम लोग रीजनरेशन और रिकंस्ट्रक्शन और कई बार डिस्ट्रक्शन का नंबर भी बोलते हैं। तो हर इंसान को ही सूट कर, ये तो है कि शनि के साल से निकलेंगे तो हम जानते हैं कि शनि कर्म फलदायक होता है, तो वो इंसान ने जैसे कर्म किए उसका फल देते हुए जाएगा। मतलब इस साल जिन लोगों ने जैसा कर्म किया है, नेक्स्ट ईयर उनको वैसा, क्योंकि देखिए चैलेंजेस मोस्ट ऑफ द लोगों के आए हैं, लेकिन उसमें भी कौन कैसे क्या करके निकला है उस पर डिपेंड करता है। जी, उसके ऊपर डिपेंड करके हम बता सकते, मतलब हम समझ सकते हैं कि शायद 9 अच्छा होगा या नहीं होगा। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स, क्योंकि कुछ लोगों के लिए 9 बहुत अच्छा होता है और कुछ लोगों के लिए 9 बहुत है। अब जैसे 8 है, जो 8 का शनि का साल था, तो वो हर नंबर के लिए ही खराब निकला है। नंबर 1 को भी कुछ चैलेंजेस देखे गया है, 2 को भी चैलेंजेस दिया है, 4 को भी चैलेंजेस दिया है, इस तरह से, राइट।
तो 9 का भी सेम है कि सिर्फ 9 नंबर के लोगों के ऊपर नहीं है, जिन लोग का भी क्योंकि साल तो सभी को फेस करना है, तो ये मिक्स रहेगा काफी 9 वाला, ये 2025 काफी मिक्स रहेगा। कंपैरेटिवली मैं बोलूंगी कि उसके बाद जो साल आएगा 2026 जो आएगा, वो काफी चेंजेस लाएगा लोगों की लाइफ में। मतलब चेंज तो पॉजिटिव, हाँ, चेंज तो मिड ऑफ 2025 से लोगों के जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा। माइंडसेट अच्छा रखना बहुत जरूरी है इंसान के लिए। पॉजिटिविटी, माइंडसेट, हेल्दी लाइफ, मेंटल बैलेंस बहुत जरूरी है। उससे हम काफी चीजों को बैलेंस कर सकते हैं अपने लाइफ में। अगर यही चीजें हम नहीं करें और सिर्फ नेगेटिव थॉट प्रोसेस से चले तो हमें कुछ हासिल नहीं होता है। ओके और जो जैसे आपने कहा कि इस साल बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा है सबके लिए। आप खुद भी प्रोफेशनली टैरो कार्ड रीडर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, वास्तु कंसल्टेंट है, तो आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े? ऐसे कोई क्लाइंट आपके पास आया है? बहुत ज्यादा वेरिएशन में मैंने क्लाइंट्स देखे हैं अपने। इनफैक्ट मतलब मैं तो ये बोलूंगी कि जब लोगों के लाइफ में चैलेंजेस हो जाते हैं तो हमारे लाइफ में चीजें अच्छी हो जाती है, क्योंकि लोग ज्यादा हमारे पास आते हैं। तो काफी पीपल आर काफी इंक्लाइन टू दीज थिंग्स। अब जैसे आप हो, आप इस फील्ड से नहीं हो, लेकिन आपको पता है कि शनि का नंबर है, क्योंकि हम आजकल इतना गूगल और इंटरनेट पे देखते हैं, फेसबुक में, इंस्टा में इतना इन्फॉर्मेशन है। तो जब किसी के दिमाग में ये सब आता है और कोई फेस कर रहा होता है, तो ऑटोमेटिकली दैट पर्सन इज ड्रॉन कि मैं किसी के पास जाऊं गाइडेंस लेने के लिए। तो वो कहाँ आते हैं? हमारे पास आते हैं। तो मेरे लिए तो साल अच्छा है, मैं ये बोलूंगी। बट हाँ, ये चीजें है कि मैंने बहुत लोगों को सही गलत होते हुए देखा है। जैसे जो अब तक बहुत फ्लरिश कर रहे थे, अचानक से उनका डाउनफॉल बहुत ही अजीब तरीके से, अनएक्सपेक्टेड। बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट वाज ए मैसिव चेंज। मतलब मैं बोलूंगी कस्टमर बेस बढ़ गया मेरा, ये मैं बोलूंगी। क्योंकि जो अब तक फेस नहीं कर रहे थे, अचानक वो बोले कि 6-8 महीने से हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हम काफी कुछ फेस कर रहे हैं। तो उनको भी मैंने समझाया, गाइडेंस दी, बिकॉज एज अ टैरो कार्ड रीडर मेरा काम है लोगों को अवेयरनेस में लाना। तो मैंने उनको बोला कि साल ही है हम लोग का ये कर्म फलदायक है, तो इसमें आपके जो एक्सपीरियंस आपने अब तक जो किया वो एक अलग एक्सपीरियंस था, लेकिन अब आपको और एक्सपीरियंसेस होंगे, क्योंकि आपके भी कुछ लेसन है लाइफ में। ठीक है, हो सकता है आप कुछ गलतियां कर रहे हो, तो ये टाइम आप यूटिलाइज कीजिए उन चीजों को रेक्टिफाई करने में, सुधारने में। तो आने वाला जो टाइम है वो फिर आपको बेटर देके जाएगा। और जैसे आपने कहा कि क्योंकि शनि का साल गया है, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। आपने जैसा कहा कि आपका इतना साल का एक्सपीरियंस है, तो इसमें आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट आया है जिसके प्रॉब्लम सोल्यूशन में आपको भी थोड़ा मतलब थोड़ा हिचकिचाहट हुआ, फिर आप खुद भी शॉक हो गए हो कि इतने सारे प्रॉब्लम्स लेकर कोई आ गया आपके पास? नहीं, प्रॉब्लम्स लेके आते हैं अक्सर ही। बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। किस टाइप के प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं वो लोग? देखिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, सबसे जो आज के डेट में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो मैंने देखा है कि अगर इंसान के घर में कोई प्रॉब्लम हो या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो, तब शायद वो उतनी रेमेडीज ना ले। लेकिन रिलेशनशिप प्रॉब्लम के लिए मैंने देखा है कि लोग पैसे फेंकने को तैयार है, कि वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो इंसान उसके लाइफ से चला गया है वो वापस आ जाए। तो इट इज वेरी चैलेंजिंग। बट मैं एक बात बता दूं, क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ और अवेयरनेस करना मेरा काम है। ठीक है, मैं भगवान नहीं हूँ। ठीक है, मैं हमेशा लोगों को ये मैसेज देती हूँ, अपने क्लाइंट से भी कहती हूँ कि देखिए, मैं भगवान नहीं हूँ। हमें लोगों ने भेजा है, हम अगर यूनिवर्स ने मुझे रेडी किया है इस काम के लिए, तो डेफिनेटली आई वांट टू हेल्प पीपल, आई एम हेल्पिंग पीपल। मैं हेल्प कर सकती हूँ। आपको भी अवेयरनेस लाना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर सोचोगे कि मैं कुछ छड़ी घुमाऊं और मैजिक हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट। ऐसा कुछ दुनिया में होता ही नहीं है। अगर बहुत से ऐसे हैं तांत्रिक है जो ऐसी विद्या कर रहे हैं, लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं कि हाँ पैसे तो हम कर देंगे, तो दैट इज अ वेरी बैड प्रोसेस। अगर वैसा कोई इंसान होगा तो वो भगवान हो जाएगा। तो किसी की लाइफ को कंप्लीटली चेंज करने की पावर किसी इंसान में नहीं है। हाँ, हम ट्राई करते हैं, हम हील करते हैं, हम एंजल्स को प्रेयर्स करते हैं, इन्वोक करते हैं कुछ एनर्जीज, उससे अगर जितना भला हो सकता है हो जाता है। और अगर किसी के डेस्टिनी में ही है कि नहीं होगा, तो हम किसी के डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल। आपने जैसे कहा टैरोट कार्ड रीडर आप जैसे है, बहुत साल का एक्सपीरियंस है। कार्ड आप लोग पहले मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद कार्ड आप लोग चूज करते हैं। हाँ, चूज करना किसके ऊपर, या फिर कौन सी एनर्जीज के साथ आप कार्ड्स उठाते हैं? क्योंकि कार्ड्स उठाने को हम सबसे पहले कार्ड उठा हाँ नहीं, सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे। हमेशा क्वेश्चन शुड बी ऑलवेज स्पेसिफिक। ठीक है, कई बार क्लाइंट्स को पता नहीं रहता कि क्वेश्चन कैसे करना होता है, इसलिए क्वेश्चन भी हम ही लोग करते हैं उनसे पूछ के कि हम ये क्वेश्चन, क्योंकि क्लाइंट कहेगा कि मेरा एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन क्या है? मेरी शादी कौन से साल में किस लड़के से होगी, वो कहाँ रहता होगा, ये उनके लिए एक क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, बट दिस इज नॉट वन क्वेश्चन, क्योंकि हम जानते हैं कि टैरो की एनर्जी बहुत ही स्पेसिफिक आंसर्स देती है। हमेशा इसको जितना तोड़ के करेंगे उतना स्पेसिफिक आंसर आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कोई क्लाइंट आया है, वो कह रही है कि मेरी शादी कब होगी, तो हम पहले कार्ड को शफल करने
करेंगे, फिर स्प्रेड करते हैं। हम्म। स्प्रेड करके फिर क्वेश्चन अपने माइंड में करेंगे टैरो से, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली कार्ड निकालेंगे। स्प्रेड बहुत तरीके के होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के स्प्रेड्स हैं। तो आप जो स्प्रेड में जो इंटेंट के साथ जो कार्ड निकालेंगे उसमें उसका आंसर रहता है। ओके, मतलब एक क्वेश्चन में एक ही कार्ड आप उठा सकते हैं, फिर नहीं नेक्स्ट नहीं, क्वेश्चन आप स्प्रेड में आप कई कार्ड, 3 कार्ड्स होते हैं, 5 कार्ड्स होते हैं, 7 कार्ड्स, 10 कार्ड्स, बहुत तरह के स्प्रेड होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा स्प्रेड चूज कर रहे हो। वो भी आपको अपने माइंड में चूज करना है कि जैसे कोई सिंपल सा क्वेश्चन है, यस नो स्प्रेड है, फिर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता है, सेल्टिक क्रॉस होता है, ईयरली स्प्रेड होता है, हेल्थ स्प्रेड, बहुत तरह के स्प्रेड होते हैं। तो आप कौन सा स्प्रेड चूज कर रहे हो वो आपके ऊपर है, क्योंकि क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया तो उसको डिजाइन करना, फ्रेम करना मेरे ऊपर है। मेरा कोशिश है कि सबसे एक्यूरेट आंसर आए, तो क्वेश्चन और स्प्रेड मुझे खुद ही चूज करना पड़ता है। राइट। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे बोला कि कोई लव लाइफ के बारे में जानने आ रहा है, ठीक है, तो आपने कार्ड स्प्रेड किया और एक कार्ड चूज किया, उससे उसका आंसर आ गया। अब उसको अपने करियर के बारे में जानना है, तो फिर उसको क्लोज करेंगे, फिर स्प्रेड करेंगे। ओके, मतलब हर बार नया स्प्रेड होगा, नया स्प्रेड, शफल एंड स्प्रेड। क्योंकि जब हम शफल करते हैं ना, तो जो एनर्जी थी वो निकल गई। शफलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो उससे क्या होता है? उससे क्या होता है कि एनर्जी जो होती है, जैसे एक क्वेश्चन आया तो हर क्वेश्चन की अपनी एनर्जी है। अभी जैसे वो लव वाली एनर्जी थी, अभी करियर वाली एनर्जी चाहिए हमको, तो लव वाली एनर्जी को हटाने के लिए हम लोग को शफल करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे आपने कहा कि लोग आते हैं आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर, करियर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या फिर पास्ट लाइफ से, मतलब जिस टाइम क्लाइंट आपके पास आया है उससे पहले उसने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है, उससे कुछ इफेक्ट पड़ता है फ्यूचर में? बहुत इफेक्ट पड़ता है। इनफैक्ट हम आज जो है, इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम अवर पास्ट। हमारे पास्ट लाइफ मतलब इसी लाइफ में जो पास्ट टाइम है, हमारे चाइल्डहुड से, और ज्यादा मेजर प्रॉब्लम्स पास्ट लाइफ से भी होते हैं। पर ऐसा मानना है, क्योंकि मेरे सर्कल में बहुत से थेरेपिस्ट भी है, मैं खुद पर्सनली प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, पर बहुत से थेरेपिस्ट को भी मैं जानती हूँ। तो ऐसा कहा गया है कि हमारे मैक्सिमम जो इश्यूज हम फेस कर रहे हैं वो 80% हमारे चाइल्डहुड से ही आ रहे हैं। और कुछ इश्यूज है जो हमने कुछ भी तरीके की थेरेपी किया, उसके बाद भी डिकोड नहीं हो पाया, दैट माइट बी कमिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ। ओके, मतलब पास्ट लाइफ से भी बहुत ज्यादा, पास्ट लाइफ का एक बहुत ही मेजर रोल होता है। स्पेशली मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ कि जैसे रिलेशनशिप इश्यू होता है, आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। कोई भी बंदा या बंदी आती है और कहते हैं कि मेरा इस इंसान से कनेक्ट हो गया है, लेकिन इस इंसान का मेरे में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं इतना कनेक्शन क्यों फील कर रहा हूँ। तो हम कार्ड्स निकालते हैं, तो और वो बहुत सी नॉलेज लेके आते हैं गूगल से कि वो मेरा ट्विन सोल है, वो मेरा लाइफ पाथ, और बहुत सारे वर्ड्स वो लोग यूज करते हैं। तो उनको सिंपल मैं बताती हूँ कि उनको गाइडेंस देती हूँ कि देखिए, कोई भी आदमी से आप कनेक्शन फील कर रहे हो तो इट इज पॉसिबल कि वो आपके कर्मा का पार्ट है, यानी वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में था और अभी फिर से आया है, लेकिन उससे उसी तरह का कनेक्शन होना जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो कार्मिक पार्टनर्स होते हैं वो हमें मिलते हैं इस लाइफ में, तो वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि हमारा कोई अनफिनिश बिजनेस है, कुछ छूटा हुआ है जो खत्म करना है। तो कोई छूटी हुई चीज खत्म करना वो कभी भी अच्छे फेज में नहीं होगा। अगर वो कोई पेन लेके गया है तो वो आपको पेन ही देने आया है, ये हमें समझना होगा। तो आप एक्सपेक्ट करें कि उसके साथ कोई लव रिलेशनशिप जनरेट हो जाए, शादी हो जाए, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, उस चीज को खत्म होना है। एग्जैक्टली। तो अभी उसके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस ये होती है कि लेट गो करो, फॉरगिवनेस करो, लेट गो करो, उसकी एनर्जी को रिलीज करो। जो समझते हैं ठीक है, जो नहीं समझते कैन नॉट हेल्प इट। पास्ट लाइफ के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। जैसे आपने कहा कि इसी जिंदगी में हम लोगों ने पास्ट में, चाइल्डहुड में या फिर थोड़े बड़े होकर टीनेज में जो भी किया है उसका इफेक्ट आता है लाइफ में। वो 30 के बाद आता है, क्योंकि 30 के बाद आपने भी जैसे कहा कि लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है, उनका थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली, लोग ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं, काम हो जाते हैं थोड़े ज्यादा। तो 30 के बाद उसका इफेक्ट आता है कि उससे पहले आने लगता है? कई बार उसके पहले भी आ जाता है उससे पहले। तो पास्ट लाइफ के बारे में जैसे मैंने कहा कि थोड़ा ज्यादा जानेंगे। कोई आपके पास आता है कि मतलब पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा उन लोगों ने सफर किया है, उससे ओवरकम नहीं हो पा रहे वो लोग, उससे सफर कर रहे, वो हील होने के लिए आते हैं ज्यादातर? हाँ, डेफिनेटली। कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है कि लोगों को खुद भी रेजोनेट होता है कई बार कि कुछ ना, क्योंकि आजकल देखिए गूगल में बहुत कुछ है समझने के लिए, सीखने के लिए, बहुत गाइडेंस है, तो वो भी कहीं ना कहीं रेजोनेट करते हैं कि शायद कोई प्रॉब्लम पास्ट लाइफ से आ रही है। तो सबसे पहले तो हम उनको ये भी समझाते हैं कि हो सकता है ये पास्ट लाइफ का इशू ना हो, कहीं ना कहीं आपके चाइल्डहुड में कुछ छुपा हुआ हो, कोई फियर हो, फोबिया हो, कोई इंसिडेंट हो, कोई पैटर्न हो जो क्रैक नहीं हो पा रहा है।
तो हम लोग उसको अपने हीलिंग प्रोसेस में डालते हैं कि आप हीलिंग करवाइए, मेंटल हीलिंग करवाइए, तो उससे क्या होता है बहुत से लेयर्स रिलीज होते हैं, राइट। मैं एक और हीलिंग में भी हूँ जिसे एक्सेस बार्स और एक्सेस कॉन्शियसनेस कहते हैं, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल हीलिंग। तो उससे काफी सारे पैटर्न्स डिकोड होते हैं, अनियन पील्स की तरह लेयर्स बाहर आते हैं एक एक हीलिंग के साथ। अगर उसके बावजूद भी अब वो जो लेयर्स है दैट कैन बी फ्रॉम दिस लाइफ, दैट कुड बी फ्रॉम पास्ट लाइफ आल्सो, ठीक है। अगर उसमें भी हम देखते हैं कि क्लाइंट नहीं हील हो पा रहा है तो हम उन्हें रिकमेंड करते हैं कि आप पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट के पास जाइए और एक दो पास्ट लाइफ आप देख लीजिए, तो उससे शायद प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्रैक हो जाएगी। ओके, तो ये जो टैरोट कार्ड रीडिंग है ये लोग फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं और अपने पास्ट में अगर कुछ हुआ हो जिसे वो हाँ, क्योंकि पास्ट को तो हमें ही जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लोग तो देखिए रैंडमली बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। हाँ। तो हमें बहुत जरूरी है कि पहले रूट कॉज को समझे कि पास्ट में डेफिनेटली कुछ तो हुआ होगा तभी आदमी सफर कर रहा है। तो हम हमेशा पास्ट के कार्ड्स पे फोकस ज्यादा रखते हैं, क्योंकि उसी का 80% क्योंकि देखिए लोग मुंह से बताते नहीं है उतना, क्योंकि उनको भी समझ में ही नहीं आता है कि क्या किससे रेजोनेट हो रहा है। फिर जब हम देखते हैं कि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है, फिर हम उन्हें बताते हैं, क्लाइंट रिसेप्टिव होता है तो समझता भी है, सुनता भी है और एक्सेप्ट भी करता है कि हाँ ये चीजें हुई है, तब वो लोग ऑटोमेटिकली रेजोनेट करते हैं कि हाँ आप सही बता रहे हो, ये गलतियां हुई है। हाँ, तो उसको ठीक करने के लिए, आगे फ्यूचर को सुधारने के लिए क्या क्या रेमेडीज होती है? देखिए रेमेडीज बहुत तरीके की होती है, बट टैरो में अगर आप बोले तो कोई रेमेडीज नहीं है। टैरो इज कम्प्लीटली गाइडेंस टूल, जैसे कि मैंने बताया। अब हम उस पे न्यूमरोलॉजी पे वर्क कर सकते हैं, उसको गुड लक वाइब्स देने के लिए, या कोई हीलिंग प्रोसेस में डाल सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक्सेस बार, जिससे उसका जो भी पैटर्न हो वो क्लियर हो, तो उसकी आगे की लाइफ स्मूथ हो। फिर कुछ हम लोग एंजेलिक प्रेयर्स करते हैं, स्पेल कास्टिंग करते हैं, पॉजिटिव स्पेल कास्टिंग करते हैं, जिससे कोई एनर्जी इन्वोक हो जाए। ऐसे जैसे किसी को मनी की प्रॉब्लम हो रही है कि मनी स्टेबिलिटी नहीं है, करियर स्टेबिलिटी नहीं है, जॉब नहीं मिल रही है, जब प्रमोशन नहीं हो रही, तो उनके लिए हम लोग स्पेल कास्टिंग्स भी करते हैं अलग अलग तरीके की, बट ऑल पॉजिटिव, नथिंग नेगेटिव। हाँ, क्योंकि हम लोग हमेशा एंजल्स ही इन्वोक करते हैं, तो वो रेमेडीज काम करती है डेफिनेटली लोगों पे। ओके, तो कार्ड्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। जैसे आपने कहा कि हर कार्ड का एक एक अपना नंबर होता है। हाँ, ठीक है। तो किसी ने आकर बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम है, करियर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या फिर कोई हेल्थ इशू है, या फिर लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो नंबर्स का क्या रहता है? मतलब नंबर्स का रोल सिर्फ उस इंसान की पर्सनैलिटी को समझने में किया जाता है। ओके, और कार्ड्स का जो नंबर है वो क्या होता है? वो कार्ड के नेचर को बताता है, पर उससे क्या, एक्चुअली हर कार्ड का 15-16 मीनिंग्स होते हैं। ईच एंड एवरी कार्ड हैज 15 to 16 मीनिंग्स। पर आदमी जो बोल रहा है वो तो 15-16 मीनिंग्स तो उसके ऊपर वैलिड नहीं है। तो हम लोग को इंट्यूटिवली वो डिकोड करना पड़ता है कि जैसे वो सेट ऑफ कार्ड्स निकले, समझे 3 कार्ड्स मैंने निकाले, तो हर कार्ड का अलग अलग मीनिंग आ रहा है, तो मुझे वो डिकोड करके निकालना पड़ेगा उसके कैरेक्टर, उस कार्ड के कैरेक्टरिस्टिक से और उस कार्ड के मीनिंग से कि इसकी प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ओके, तो कार्ड में वो क्या लिखा रहता है? मतलब कार्ड में पिक्चर्स होते हैं और कार्ड का एक नाम होता है, एक इंडिकेशन होता है कि ये क्या चीज का कार्ड है। फॉर एग्जांपल जैसे टैरो कार्ड में 78 कार्ड्स होते हैं, जिसमें उसमें 3 पार्ट है, मेजर आर्काना, माइनर आर्काना और कोड कार्ड्स। ठीक है, मेजर आर्काना में एक पिक्चर होता है और कार्ड का एक नाम होता है, जैसे सन, मून, स्ट्रेंथ, हाई प्रीस्टेस, वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये सारे कार्ड्स के नाम है। ऐसे 22 नेम्स के कार्ड है। उसके बाद होता है कोड कार्ड, जैसे हमारे ताश के पत्तों में बादशाह बेगम होते हैं ना, तो वैसे उसमें भी हमारे 4 सूट्स होते हैं। 4 सूट्स में 4 कोड कार्ड्स होते हैं। जैसे हमारे 4 सूट्स है, पेंटिकल, सोर्स, वॉन्ड्स एंड कप्स। हर सूट का हमारे पास 4 कोड कार्ड होगा, किंग, क्वीन, पेज एंड नाइट। तो ऐसे करके 16 कार्ड्स हमारे कोड कार्ड्स हो गए, और बाकी के जो कार्ड्स है 56 कार्ड्स, वो है हमारे माइनर आर्काना। उससे क्या होता है? वो भी काम वही होता है, पर उसमें क्या होता है, कार्ड्स का नाम नहीं होता है, वो 1 से 10 तक, एस से लेकर 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, वैसे करके पूरा 10-10 का सेट बना हुआ है। तो ऑल यूज फॉर प्रेडिक्शन ओनली, सारा प्रेडिक्शन है इसका। लोग इतना बिलीव करते हैं टैरो कार्ड पे, बहुत सारे लोग जाते हैं एकदम एक्यूरेट बताते हैं। बहुत लोग का मानना है कि टैरो कार्ड जो है एक्यूरेट बताते हैं, एस्ट्रोलॉजर। तो देखिए उसका एक रीजन है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेटिव साइंस है। ठीक है, आपने जब बर्थ लिया था तब जो प्लैनेटरी पोजीशंस थे उसके हिसाब से आपके लाइफ को प्रेडिक्ट करना। लेकिन अब देखिए उस टाइम में, उस टाइम जोन में, उस लोकेलिटी में, उस टाइम पे, उस दिन पे लाखों लोग पैदा हुए हैं, तो वो सारे इवेंट्स उन सारे लोगों के लाइफ में हो, कोई जरूरी नहीं है। किसी के लाइफ में कुछ हो सकता है, किसी के लाइफ में कुछ हो सकता है। दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है कि हाँ ये सब हो सकता है। अब उसमें जो क्रैक कर गया।
लेकिन क्योंकि टैरो हम स्पेसिफिकली उसी आदमी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, वहां कोई थर्ड पर्सन तो है नहीं, या हम इन्हें होल किसी ग्रुप के साथ तो वर्क नहीं कर रहे हैं, राइट। मैं जैसे आप मेरे पास आए हो तो मैं आपकी ही एनर्जी से टैप कर रही हूँ, तो उसमें गलतियां होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमम है। अगर कोई गलतियां हो रही है किसी रीडर से तो मे बी हो सकता है उसका एक्सपर्टाइज थोड़ा कम हो, या और थोड़ा प्रैक्टिस की उन्हें जरूरत है, वो नॉविस है। पर एज एन एक्सपीरियंस टैरो कार्ड रीडर मैं बोल सकती हूँ कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि कुछ गलती हो, क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत से क्लाइंट्स रिजिड होते हैं, ठीक है, वो गिव अप नहीं करते हैं रीडर के सामने। तो जब मैंने कुछ निकाला और कुछ अनएक्सेप्शनल आ गया तो वो बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं कभी भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि नहीं ये ऐसा ही है, अभी नहीं है तो आगे जाके आप देखोगे। और एग्जैक्टली हुआ है 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, कभी उसने कहा है या कभी किसी तरह से कनेक्शन हो गया और मैंने पूछ लिया, तो वो बताते हैं कि जो आपने कहा था वो सही था। वो उस वक्त तो मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन बाद में वो हुआ मेरे लाइफ में, वो रेजोनेट हुआ। तो इट कैन नॉट बी, नहीं हो सकता है कि कोई गलत गाइडेंस आ रही है। ओके, तो लव लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। हम लोगों ने सुना है कि इस साल क्योंकि शनि का साल है, पहले भी आपने बताया, तो बहुत सारे रिलेशनशिप टूट रहे हैं। बहुत लोग शादी भी कर रहे हैं, इस साल शादी भी बहुत हो रही है। हाँ, तो नेक्स्ट ईयर का क्या हो सकता है, मतलब नेक्स्ट ईयर जैसे कि कौन सी चीजों में ज्यादा इफेक्ट आ सकता है? देखिए करियर वाइज तो डेफिनेटली चेंजेस है, क्योंकि करियर को और नेगेटिव बोथ, क्योंकि मैंने कहा ना मिक्स रहेगा, 9 मिक्स रिजल्ट देता है, तो दोनों ही हो सकता है। जिसने जैसा किया है उसके हिसाब से। अब जैसे कोई आदमी फेस कर रहा है चैलेंजेस, लेकिन उसके बावजूद भी काम कर रहा है, वेट कर रहा है कि नहीं ठीक है मैंने बो तो दिया, अब काटने का टाइम है, पॉजिटिवली या चीजों को चेंजेस ला रहा है अपने काम में, तो डेफिनेटली उसके लिए कुछ बेटर होगा। और कोई निराशावादी है, वो बैठ गया है, वो कुछ एफर्ट नहीं दे रहा है, तो फिर उसके लिए तो चेंजेस कहाँ से होंगे। तो आपने जैसे कहा कि बहुत सारे नंबर जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं, जैसे 1 है, 6 है, 9 है, 3 है, उनके लिए अगला साल कैसे होने वाला है? देखिए क्या चेंजेस आने वाले बेसिकली? चेंजेस करियर वाइज बोलूं तो देखिए ऐसे तो बहुत लाखों करोड़ों लोग हैं, तो सबके लाइफ के पैटर्न अलग है, बट ऑल ओवर अगर मैं बोलूं तो डेफिनेटली नंबर 1 इज अ पावरफुल नंबर। 1 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है, सूर्य और मंगल, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। तो 1 वालों के लिए मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा है। और 3 और 6 वाले, 3, 6 और 9 सेम ही रेजिमेंट के नंबर्स हैं, वो आपस में बहुत वाइब्रेट करते हैं, तो उनके लिए भी मुझे काफी पॉजिटिव लग रहा है। बाकी अगर 9 का कोई इंसान है तो 9 को 9 थोड़ा भारी होता है, तो वहां चैलेंजेस रह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत हैवी हेडेड हो जाते हैं। तो साल भी 9 आ रहा है और मूलांक भी किसी का 9 है। हाँ, तो वो थोड़ा सा हो सकता है कि मिक्स रिजल्ट्स दे, पर अदरवाइज 136 के लिए मुझे काफी पॉजिटिव लग रहा है। पॉजिटिव है करियर वाइज, लव वाइज, हर तरह। ओके, तो जैसे आपने कहा कि अगला साल किसी के लिए पॉजिटिव होने वाला है, किसी के लिए थोड़ा बहुत चेंजेस भी आने वाले हैं। तो 2025 में अगर किसी को लव लाइफ में कोई इशू आए, उनके लिए उनको क्या करना चाहिए, मतलब अभी से क्या स्टार्ट करना चाहिए ताकि उसका पॉजिटिव इफेक्ट उसको 2025 देखिए लव लाइफ की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले थोड़ा सा अपने हार्ट चक्र को हील करने की जरूरत है। तो हार्ट चक्र को हील करने के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल पहने, और अपने रूम में भी रोज क्वार्ट्ज रखें। और जिस रूम में वो बंदा या बंदी सोती है, पहले तो उसका डायरेक्शन भी हमें समझना है कि वो डायरेक्शन के अप्रोप्रिएट सो रहे हैं कि नहीं, लेकिन जिस रूम में भी सोते हैं वहां कोई भी चीज डबल रखे, ट्विन में रखे, तो उससे क्या होता है कि वो लव वाली एनर्जी, कपल वाली एनर्जी एक्टिव होती है। हाँ, तो अगर ये 2-3 काम करें तो हार्ट चक्र भी हील होता है। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स जो है वो बहुत ही प्योर होते हैं, बहुत ही हीलिंग इफेक्ट्स होते हैं, तो रोज क्वार्ट्ज पहने या अपने रूम में बेड साइड में रखे तो उसका भी हीलिंग इफेक्ट्स मिलता है, तो वो लव लाइफ के लिए काफी अच्छा रहता है। काफी अच्छा। और बिजनेस में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए मनी रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए भी क्रिस्टल्स ही रिकमेंड करूंगी। हमारे पास ग्रीन एवेंचुरियन होते हैं, सिट्रीन जो बहुत ही अच्छा होता है, मनी अट्रैक्टर होता है, अपॉर्चुनिटी अट्रैक्टर होता है, सेल्स बनाता है, इस टाइप का कोई क्रिस्टल पहने। इसके अलावा जो आपका वर्क स्पेस है, वहां देखना होगा कि वहां पे क्या पॉजिटिविटी, मतलब जैसे आपका ऑफिस है तो सबसे पहले देखना होगा कि एक तो वास्तु बहुत बड़ा एंगल है। मैं हम सबसे रिकमेंड करूंगी कि हमेशा कोई भी जगह में आप बैठो, काम करो, उस जगह का वास्तु चेक कराओ, क्योंकि वास्तु से बहुत फर्क पड़ता है। और अगर रेमेडी वाइज देखे तो हमेशा क्लींजिंग रखिए, डीक्लटर रखिए, उसको क्लटर ना रखिए आसपास, अपना डेस्क क्लीन रखिए, और अपने नंबर्स को हमेशा फोकस करें कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है, तो आप कोई भी ऑस्पिशियस काम कर रहे हो, या कंपनी नेम, जैसे आपने कहा कि नया बिजनेस किसी को स्टार्ट करना है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्पिशियस कंपनी नेम रखना एज पर न्यूमरोलॉजी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जैसे मैंने कहा कुछ क्रिस्टल्स अपने डेस्क पे भी रख सकते हैं। कपूर जो होते हैं, कपूर जलाने से वेरी पॉजिटिव क्रिया, आप डेली कपूर जला के उस जगह के एनर्जी को
एनहांस कर सकते हैं। सॉल्ट वाटर होता है, सी सॉल्ट या रॉक सॉल्ट जो अभी मिलते हैं, उससे हम लोग क्लींजिंग करवा सकते हैं जगह की। वो क्या है, डेली नेगेटिविटी को निकालता है, तो वो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने के काम आता है। ओके, तो ये हम लोग घर पे भी अपने कर सकते हैं? बिल्कुल, घर पे भी कपूर जलाना और रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट आप यूज कर सकते हैं। जो वाइपिंग करते हैं तो हफ्ते में 2-3 बार वाइपिंग वैसे करवा दीजिए। ओके। और पर्सनली भी आप, सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो पर्सनली भी, रॉक सॉल्ट आप बॉडी पे यूज नहीं कर सकते, बस सी सॉल्ट इज सॉफ्ट, तो उसको आप नहाते वक्त भी अगर आप यूज करते हो, ठीक है, जैसे आपने नहा लिया, फिर एक कंटेनर में रख लो, थोड़ा सा लेके आप बॉडी में स्क्रब की तरह यूज करके, आपको इमिडिएटली फील होगा कि आपकी एनर्जी बहुत लाइट हो गई है। तो डेली हम लोग इतने लोगों से मिलते हैं, कहीं जाते हैं, इतना नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करते हैं, वो डेली क्लींजिंग होती है हमारी। और पर्सनल लेवल में भी आप क्रिस्टल्स यूज कर सकते हो हमेशा। ओके, और हेल्थ में अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है कि हेल्थ के लिए भी सॉल्ट वाटर बाथ इज वेरी गुड। ओके, जैसे किसी को बहुत लोगों को नींद की प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती है, या फिर बहुत सारा टेंशन है दिमाग में, उस वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, स्ट्रेस बस्टर्स के लिए जो एक क्रिस्टल मैं रिकमेंड करूंगी वो एमेथिस्ट होता है। वो स्ट्रेस को रिलीज करता है। रोज क्वार्ट्ज भी इक्वली गुड है क्योंकि वो हार्ट चक्र से रिलेटेड है, तो हमारी इमोशनल इश्यूज को सॉर्टेड करता है, तो वहां से भी स्ट्रेस रिलीज होता है। फिर सॉल्ट वाटर तो है ही, आप अपने बेड साइड में सोक करके रख सकते हो सॉल्ट को थोड़ा सा, तो वो क्या है कि आपकी रूम की नेगेटिविटी को, आपके माइंड की नेगेटिविटी को भी अब्सॉर्ब करता रहता है, पर उसको डेली चेंज करना जरूरी है। थैंक यू सो मच दीप्ति जी, आज हमारे साथ इतनी डिटेल में हम लोग को बताने के लिए। एंड आप लोग भी और ऐसे एपिसोड के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें DS पॉडकास्ट को।